नमस्कार। एमसीएक्स पर सोना नए शिखर पे पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने बनाया है ऑल टाइम हाईज। चांदी की अगर बात करें तो एक साल की ऊंचाई पर यह भी कारोबार कर रही है। क्या है कारण, यहां से क्या नए भाव निकल के आ सकते हैं और यहां से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता और जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा। साथ ही बात करेंगे यहां पर एनर्जी मार्केट्स की भी, जहां पर एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही करेंगे क्योंकि यहां पर ब्रीफली ही सही माफ कीजिए, लेकिन हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। $2080 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहां पर स्पॉट गोल्ड को छूते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में आप देख सकते हैं 3.5% की तेजी है और करीबन 2000 रुपए की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। 61,480 तक के ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, तेजी तो यहां पर दिखी ही है और आपने इन स्तरों की बात भी करी थी और आपने कहा था 2120 तक भी इसके बाद लेवल्स जा सकते हैं। इस मोमेंटम में, इस रैली में क्या वो अचीव होता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीषा जी, कल जिस तरह से फेड ने पहले 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन तीनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है और यही कंफ्यूजन को लेकर मार्केट अचानक से वॉलेटाइल हो गया और अचानक से हमने देखा कि $2080 के स्तर को इसने छुआ। जो सबसे बड़ा क्राइसिस आज भी फेड की बातों से जो नजर आता है वो उन्हें बैंकिंग क्राइसिस बहुत बड़ा लग रहा है और जो मेरे ख्याल से पूरे इंटरनेशनल मार्केट को उसकी अब ज्यादा चिंता हो गई है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो तो बरकरार है। मुझे अब भी लगता है यदि आप पिछले एक महीने के स्तर को देखें तो 5 बार ऐसा हुआ है कि $1970 के आसपास स्तर को गोल्ड ने छुआ है। मतलब इसके नीचे गोल्ड बिल्कुल जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है अब भी तेजी है और मैं अपने पुराने स्टेटमेंट पर कायम हूँ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $2120। ऑलराइट, तो यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहां पर भी है। लेकिन एक व्यू यहां पर आपका रविंद्र लेना चाहेंगे। तेजी यहां पर हम बनता हुआ देख चुके हैं, लॉन्ग्स यहां पर अच्छे खासे बाजार में खड़े हैं। सीएफटीसी का डेटा देखें तो पिछले 1.5 साल में इतने ज्यादा लॉन्ग्स हमने यहां पर सोने में आते हुए नहीं देखे। करंट लेवल्स पे आपको लगता है चार्ट पे थोड़ा सा ओवरबॉट है या यहां पर भी खरीदारी की राय देंगे? वेल मनीषा, मेरे हिसाब से जो $2080 का जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक वी हैव सीन इट क्लोज टू 2078, 75 और उसके बाद अभी 2080 स्पॉट में इट इज एन ऑल टाइम हाई। लेकिन कॉमिक्स देखे तो कॉमिक्स में 2089 का हाई था प्रीवियस और अभी 2085 टेस्ट किया है। ये एक ट्रिपल टॉप जैसे बना है। जैसे अगर इसका जो इमीडिएट टारगेट देखें तो 2100, 120 का टारगेट है। बट आई थिंक जो स्पाइक आज हुआ था 2080 का, एक स्पाइक मार के इट हैज कम डाउन। तो चार्ट पे मेरे हिसाब से 2080 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। आई थिंक इफ दैट इज टेकन आउट देन वी आर हेडेड टुवर्ड्स इसका जो फिबोनाची एक्सटेंशन देखे तो उसका जो टारगेट आ रहा है वो दैट इज टुवर्ड्स 2300, 350। बट इट माइट टेक सम टाइम, बट मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशल होगा। अगर फंडामेंटल्स देखे तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से फेड तो आई थिंक इट विल टेक अ पॉज नाउ, क्योंकि पॉवेल हैज हिंटेड दैट दे माइट स्टॉप नाउ हाइकिंग द रेट्स। बट एक उनका एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक दैट वाज अ डैम्पनर। बट मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में अभी भी क्राइसिस है और स्वैप मार्केट अगर देखें तो दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग 75 बेसिस कट इन 2023। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फंडामेंटली गोल्ड में अभी भी एक तेजी कंटिन्यू रहेगा। रिसेशनरी वरीज काफी है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज इट इज एट रेजिस्टेंस। अगर करेक्टिव डिप आता है तो वहां पे एक बार बाइंग कर सकते हैं 2030, 2020 के आसपास, या फिर आई थिंक एक ब्रेकआउट आ जाता है 2080 के ऊपर एंड इफ इट सस्टेन्स आई थिंक देन अगेन वी कैन गो फॉर अ बाय। तो मेरे हिसाब से आइदर वेट फॉर अ करेक्शन और वेट फॉर अ ब्रेक। ऑलराइट, तो कुछ करेक्शन की इंतजार करनी चाहिए तभी खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए तो क्लियरली असमंजस का सीन है क्योंकि यहां पर हमने पिछले महीने भी वीकनेस ही आते हुए देखी है जहां तक ऑन ग्राउंड खरीदारी की बात रही है। संयम, कैसे देखते हैं आप अब ये ऑल टाइम हाईज, यहां से प्राइस एक्सपेक्टेशन और फिजिकल मार्केट्स में खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस? मनीषा जी, अभी जो भाव जैसे है, अभी जैसे फेड ने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने रेट्स नहीं बढ़ाएंगे,
तो उसके वजह से जो प्राइस बढ़ा है $2044 अभी है, 61,350 है। बैंक्स भी कितने भी बार इन्होंने बताया है फेड के अंदर कि बैंक्स अभी स्टेबलाइज्ड है, लेकिन बैंक कंटिन्यूसली वहां पर तकलीफ में है और आगे भी ऐसा लगता है कि काफी बैंक तकलीफ में आएंगे। डेप्ट लिमिट भी है जो कंट्रोल में नहीं आ पाई है। इन्फ्लेशन भी यूएस अभी भी कंट्रोल में नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि भाव जो है अभी यहाँ से 2120 से 2150 के आसपास होंगे और ये साल के एंड के अंदर या अगले मार्च एंडिंग के अंदर $2400 के भाव भी दिख सकते हैं। जो डिमांड है अभी इतनी जोर से उठी नहीं है। रिटेल साइड के अंदर कस्टमर्स रुक गए हैं। जब भी भाव इस स्पाइक से बढ़ते हैं, बीच में जब भी 8-10 दिन स्टेबल होता है भाव, तब कस्टमर्स वापस शॉप्स में आने लग जाते हैं। लेकिन जब भी इस स्पीड से भाव बढ़ते हैं, तब अचानक से 4-5 दिन कस्टमर्स वापस दुकान में नहीं आते हैं। वापस अपना जो सोना उन्होंने पहले खरीदा होता है उसको भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बेचने आते हैं, इनकैश कराने आते हैं। तो ये है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कस्टमर्स को भी ये पता लग चुका है कि रेट्स जो हैं ये बढ़ते रहेंगे। यूक्रेन रशिया की भी टेंशन बहुत हाई है जो अभी और एस्केलेट होने जैसी दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भाव ऊंचे रहेंगे। फिर भी अभी हल्का सा पॉज लगेगा रिटेल ग्राहकी के अंदर, लेकिन 10-15 डेज के अंदर वापस ये फ्लॉक करेंगे रिटेल स्टोर्स में। राइट, लेकिन एक हफ्ता 10 दिन और 10-15 डेज जैसे आपने कहा, एक हल्की सी मंदी हम खरीदारी में यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? सिर्फ सोना ही नहीं, जिस तरह से चांदी के प्राइसेस बढ़े हैं, जो पिछले साल के इंपोर्ट्स थे, और जिस तरह से सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने वो रिपोर्ट आते हुए भी देखी कि इस साल उस तरह के नंबर्स डेफिनेटली बनते हुए नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। यदि आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखें तो अभी ऑलमोस्ट हम 80 के आसपास पहुंच गए हैं, जो रेशियो पहले बहुत ही डिफरेंट था और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था गोल्ड सिल्वर रेशियो। साथ ही साथ जिस तरह मैंने कहा, सोने में हमने 5 बार ऐसा देखा कि $1970 का रेजिस्टेंस आया नीचे सपोर्ट पे। यहीं पे चांदी में भी $24.70 का कम से कम 5 बार रेजिस्टेंस आया है। तो चांदी में भी एक जो बॉटम है वो फ्रेम हो चुका है $24.7। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से कहता था कि $26 यदि एक बार सिल्वर क्रॉस हो जाती है तो हम यहाँ से सिल्वर $29 की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सिल्वर में तेजी बरकरार रहने वाली है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बुलिश मार्केट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। चांदी के व्यूज भी यहाँ पर ले लेते हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस? क्योंकि ऑल टाइम हाइज जो भारत में पहले बन चुके हैं उससे चांदी बहुत दूर नहीं है, और जिस तरह से सपोर्ट यहाँ पर बताई जा रही है, क्या व्यूज हैं? कितनी जल्दी यहाँ पर नए हाइज हम बनता हुआ देखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मनीषा, जिस ढंग से हमने फंडामेंटल के डिस्कशन किए, मेहता जी ने बताया जो रेशियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त 79.33 के आसपास रेशियो इस वक्त ट्रेड कर रही है, और हमें लगता है जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड, नो डाउट अब तक हमने काफी एक स्लगिशनेस देखा था, वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो दिखा रहा है, मुझे लगता है कि 72-68 के जोन ईयर एंड तक हम देख पाएंगे, विच अगेन सेज कि गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दी। कमिंग ऑन द डोमेस्टिक साइड, डेफिनेटली जो 75,000 का लेवल ब्रिज करके कंसिस्टेंटली प्राइजेस होल्ड कर रहा है, ये काफी एक अच्छा सिग्नल है। आई थिंक थोड़ा सा एक टेक्निकल पुल बैक थोड़ा चार्ट्स पे दिख रहा जरूर है, बट आई थिंक 70,000 का एक नया बेस बनने के लिए तैयार है, और ईयर एंड के लिए जो मैंने टारगेट रखे थे 90,000 का, वो इजीली अचीवेबल है। जैसे मेहता जी ने बताया, $26 एक क्रुशियल एक साइकोलॉजी बन चुकी है। अगर एक बार 26 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक $30 से 32 का जोन स्पाइक के रूप में हम जरूर देख पाएंगे। तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर एज कम्पेयर टू गोल्ड। बट हाँ, जिस ढंग से हमने पिछले महीने भर के अंदर 6,000 रुपए की तेजी देख ली है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक जो इवेंट था कल का फेड का, ये ऑलमोस्ट सब डिस्काउंट हो चुके हैं, तो पुल बैक आता भी है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट ओवरऑल 90,000 ये साल के अंत तक हम आराम से चांदी में देख पाएंगे। ऑलराइट, जी हाँ, हमने हायर हाइज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, और हर डाउन टिक पे कंसोलिडेशन के बाद और नई बढ़त हमने यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही आते हुए देखी है। संयम, आपसे ये सवाल है, जितनी बार भी यहाँ पर सोना सडनली चढ़ा है, उतनी बार हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में एक डिस्काउंट क्रिएट होता हुआ नजर आया है। एज ऑफ नाउ आज के बाजार की स्थिति क्या है? नहीं, सोना अभी भी कुछ डिस्काउंट में तो है ही है जो मिल रहा है, और जैसे जब भी सोने का भाव इस तरीके से बढ़ता है तो एटलीस्ट 10 से 12 दिन लगते हैं जब तक ये डिस्काउंट चलते हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं गोल्ड रेट, जो पहला बुलियन मार्केट के अंदर बुलियन ऑलरेडी बाय किया होता है उसके हिसाब से भी वही रेट्स में चल रहा होता है। तो 15-20 के आसपास का डिस्काउंट इस टाइम भी दिख सकता है। आज के दिन के अंदर ट्रेडिंग अभी 12 बजे से बराबर मार्केट में चालू होगी, और फिर आने वाले टाइम के अंदर जैसे अगर ये भाव स्टेबल रह जाता है, यही भाव रहता है, तो जो है जो डिस्काउंट्स हैं वो क्लोज अप हो जाते हैं।
एक और मुद्दा जो बाजार में है सुरेंद्र जी, वो ये कि शायद एक डेफरमेंट हम आता हुआ देख सकते हैं हॉलमार्किंग मैंडेटरी को लेके 1 जुलाई तक ये जा सकता है। कुछ खबरें इस बारे में आपने भी सुनी होंगी, क्या है लेटेस्ट यहाँ? ये जो 1 जुलाई से बुलियन की हॉलमार्किंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे भी सरकार के साथ में चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। यदि बुलियन की हॉलमार्किंग हो जाती है तो जो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज इन्वेस्टर और ईटीएफ और ये सब तो बुलियन ही बाय करते हैं, ये ज्वेलरी बाय नहीं करते हैं। भारत में ये जरूरी है कि जितना भी बुलियन मार्केट में आए और जो इन्वेस्टर के पास जाए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास जाए या ईटीएफ के पास जाए, वो उसकी प्योरिटी को सर्टिफाई किया जाए। तो आई थिंक द एंटायर इंडस्ट्री इज इन फेवर ऑफ बुलियन हॉलमार्किंग। थोड़ा सा इसमें हम डिले देख सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेड बुलियन को लेके उसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसे किस तरह से हॉलमार्क किया जाए। अन्यथा मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द बुलियन हॉलमार्किंग होता हुआ देखेंगे। ऑल राइट, एक सवाल अब ब्रेक लें उससे पहले से आप सब्जी से जाना चाहेंगे और वो ये कि सोना अब किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। तो 3 सवाल हैं, आप एक वर्ड में इसका सबका आंसर दे सकते हैं। सुरेंद्र जी, पहले आपसे जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सोने में आप वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएं, शॉर्ट को बिल्कुल ना करें। और यदि कोई बाय भी करता है, किसी भी लेवल पे आप बाय करते हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर आप काम कीजिए। मार्केट अगले 7 से 10 दिनों तक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि नीचे का सपोर्ट लेवल जैसे मैंने आपको बताया $1970 है और ऊपर का जो मेरा टारगेट है वो $2120 का है। तो जो कमजोर दिल के लोग हैं, मैंने कई बार कहा है कि सोने को हल्के में ना ले, कमजोर दिल के लोगों के लिए फिलहाल अगले 10 से 15 दिन तक ये मार्केट नहीं। ऑल राइट, सही, हम आप क्या राय देंगे? सोना 1900 नीचे $80 का जो है लो मार सकता है, ऊपर में $2150 तक आएगा। और ये आने वाले दिनों के अंदर जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही हैं अभी, तो अचानक से 61,350 से सोना 61,800 के आसपास भी दिख सकता है। अगर सोना नीचे आता है तो बाय करें, उसको सेल नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि सेल करने से लॉस हो सकता है। अगर बाय करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा लॉस होगा तो भी उसको मेंटेन करते हुए आगे आके प्रॉफिट्स गोल्ड के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। अजय, आपकी क्या राय है? डेफिनेटली फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ये वीक की जो क्लोजिंग है वो अगर 2075 के ऊपर होती है तो डेफिनेटली हम 2120 2125 के जोन में आते हुए देखेंगे। अदरवाइज आई वुड प्रेफर टू वेट टुवर्ड्स 60,000 टू बाय। सेल डेफिनेटली नहीं करना। ऑप्शन के जरिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है जहां पे फ्यूचर लेकर 60,000 का एक पुट बेच दीजिए। इनकेस नीचे आता भी तो एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा और ऊपर में मुझे लगता है 62,500 तक का लेवल ओवरऑल हम देख पाएंगे। एंड रविंद्र, आपसे चांदी के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्या करें? मनीषा जी, चांदी में मेरे हिसाब से 72-73,000 का भी बेस बन चुका है और 77,900 का एमसीएक्स पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके ऊपर ऑलमोस्ट अभी 3 बारी प्राइसेस जाके वहां से थोड़े से रिवर्स हुआ है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर डिप भी आता है क्योंकि 2 साल का एक चैनल ब्रेकआउट है और हमें लगता है कि इट माइट वेरी सून टेस्ट 82 से 84,000। तो आइदर वेट फॉर अ ब्रेकआउट 77,900 के ऊपर और अगर करेक्टिव मूव आता है टुवर्ड 75-76,000 आई थिंक इट्स अ गुड बाय। 72,000 के नीचे आई वुड से कि इसका ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होगा। अदरवाइज डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और ब्रेकआउट बाइंग कर। ऑल राइट, तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, खरीदारी करके ही चलना है, लेकिन करंट लेवल्स बहुत ऊपर आ चुके हैं तो थोड़ा इंतजार जरूर करें और अपने लेवल्स को यहाँ पर एब्सोल्युटली वॉच आउट करें। बहुत शुक्रिया सायम एंड सुरेंद्र जी आपका साथ देने के लिए, सोने पर बात करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर कच्चे तेल पर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। करीबन 11% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में कारोबार, यहाँ पर कैसे करें ट्रेड्स बताएंगे आपको। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है। लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. बालकनी सेम है, ड्राइंग रूम भी सेम है, किचन एरिया सेम है। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। घर लेना हो या बेचना, 99 acres से ही पूछना। सुन, इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। सुन, डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। अरे बेटा सुन, गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन, अब तू कंफ्यूज मत कर यार। अरे मतलब सुन, सबकी कर मल्टी मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। Hey, buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। फ्री में घर लिस्ट करो और आपका नो ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर सब देख लेगा। तो ब्रोकरेज क्यों देना? नो ब्रोकर है ना। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. के प्रायोजक हैं XP100, India's first 100-octane premium petrol. स्वागत है आपका। नजर आप कच्चे तेल पे डालते हैं, जहां पर भारी गिरावट के साथ काम है। हमने 80 का स्तर तो टूटते हुए देखा ही, 70 का भी निकलते हुए देखा WTI के लिए, और 11% की गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। नरेंद्र तनेजा जी, ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये है, लेकिन जहां भी हम देखें डेटा वीक है। US डॉलर में गिरावट के बावजूद भी यहां पर बहुत सपोर्ट देखने को नहीं मिला। रशिया से प्रोडक्शन के नंबर्स यहां पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड नजर आते हैं। सारा इकोनॉमिक डेटा भी वीक है। US की इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो बहुत कम रीजंस हैं कच्चे तेल को फिलहाल खरीदने के लिए। आप कैसे देखते हैं ये करंट सिनेरियो? देखिए, मेरा ये मानना है कि खास तौर से जो फेड का एटीट्यूड एंड बिहेवियर है उसको लेकर के ऑयल मार्केट जो है वो उसमें थोड़ा परेशानी है, एंग्जाइटी है उसको लेकर के। और साथ में हमने ये भी देखा है कि रशिया को लेकर के पिछले 24 घंटे में तनाव थोड़ा बड़ा है यूक्रेन को लेकर के, तो उसको लेकर के भी मार्केट के अंदर जो है थोड़ा वो है। और दूसरा, चाइना को लेकर के मार्केट बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। उनको लगता है कि चाइना डेटा जो है वो सही तरीके से शेयर नहीं कर रहा है और चाइना की जो रिकवरी है उससे ज्यादा समय लग सकता है। दूसरी तरफ जो सप्लाई है खासतौर से रशिया का तेल बरकरार ऑयल जो बाजार में आ रहा है, उनके प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ रहे हैं। ईरान का तेल का जो शेयर है ग्लोबल सप्लाई सिस्टम के अंदर वो बढ़ गया है। इसका मतलब सप्लाई साइड से किसी तरह की कोई चिंता अभी बाजार को नजर नहीं आती आने वाले चंद महीने। और दूसरी तरफ डिमांड को लेकर के चिंता है। तो यही कारण है कि तेल की कीमतें वो नीचे की तरफ जा रही हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ओपेक और ओपेक प्लस जो है इसमें जो है इसको इंटरवीन करते हैं या नहीं करते हैं। अभी रूस की प्रायोरिटी जो है यूक्रेन है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का फिनलैंड जाना है, ये सारी चीजें हैं।
तो देखना होगा। और अपने आप ओपेक कोई कदम नहीं उठाएगा बिना रूस को लिए, वो नहीं उठा रहा है, खासतौर से सऊदी अरब। तो हमें देखना पड़ेगा क्या कदम उठाते हैं, और उठाते हैं तो वो कितना कामयाब होता है। लेकिन मेरा ये मानना है ये जो भी आपने डिप देखा है ये सस्टेनेबल नहीं है। आपने देखा पिछले 2 घंटे के अंदर दरअसल थोड़ा सा रिकवर कर गया है, $1 रिकवर किया है ब्रेंट जो है। तो इसको देख करके लगता है कि बाजार की और प्रोड्यूसर की कोशिश है कि वो 80 से नीचे जब भी जाए एग्रेसिवली उसको जो है ऊपर लेकर के आए। लेकिन डिमांड सप्लाई के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो इस समय चल नहीं रहे। जो भी कीमत है जो आपको दिख रही है उसमें सारा ये प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से जैसे मैंने कल कहा था $60 पर बैरल से कीमत नहीं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिस सारे प्रीमियम है खासतौर से जियोपॉलिटिक्स के और अमेरिका के जो फेड का एटीट्यूड है उसका प्रीमियम है। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरा मानना है थोड़ा स्टेबलाइज जब होता है तो $80 के आसपास की कीमत वहीं वापस जाएगी, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर्स बिल्कुल इसको लेकर के एक मत हैं कि $80 से कीमत नीचे जाती है तो वो मैनिपुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन कट जो भी उनको करना है। नरेंद्र जी, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये अच्छा है, जो कंज्यूमर कंट्रीज हैं उनके लिए तो ये काफी बेहतरीन स्टेप है। लेकिन कितना आपको लगता है इस डिक्लाइन का इंडिया फायदा उठाता हुआ नजर आएगा, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कहाँ लगता है कि क्रूड प्राइसेस कहाँ सपोर्ट लेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिए कि हम तो नेट इम्पोर्टर है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। जब भी जो है कीमत कम होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, महंगाई के लिए, हमारी आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होती है। और मुझे लगता है हो सकता है आपको उपभोक्ता को भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर के कुछ अच्छी खबर सुनाई दे जाए भारत में। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना होगा, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो जो है नहीं रिकवर ठीक कर रही है, या ऑयल की कीमत इतनी कम होती है कि मध्य पूर्व के जो देश हैं जहाँ हमारे लगभग 1 करोड़ लोग काम करते हैं और हमारा बहुत रेमिटेंसेस वहां से आती है, उनकी अर्थव्यवस्था परेशानी में नहीं आनी चाहिए। अगर मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, इन सब की अर्थव्यवस्था अगर इसलिए सत्ते में आती है या नीचे आती है कि तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, तो भी हमको नुकसान होता है, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, हमारे जो वहाँ लोग काम करते हैं उनको काम नहीं मिलेगा, हमारी कंपनीज को जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं चाहे सर्विसेज वालों के उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, तो हमको तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए भारत का मेरा अपना मानना हमेशा है कि $80 पर बैरल एक ऐसी कीमत है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी ठीक है, और हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी काफी जो है वो फलते फूलते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा है। तो होलिस्टिकली अगर हम देखते हैं तो सस्ता तेल शॉर्ट टर्म में अच्छा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता। $80, लेकिन 80 से ऊपर कोई भी कीमत वो भारत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और उसके लिए ओपेक से चाहे लड़ाई भी करनी पड़े, मेरा मत ये है कि बातचीत करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन $80 से ऊपर वो जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चलते हैं, डिमांड सप्लाई से $60 से ऊपर सारा तेल प्रीमियम होता है, सारा नफा होता है। नफा कौन ले रहा है? बीच वाले ले रहे हैं, प्रोड्यूसर ले रहे हैं, ओपेक ले रही है, वो एक अलग अध्याय है। एब्सोल्युटली, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। यानी कि फेयर प्राइस के काफी नीचे है, एंड क्लियरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे लिए भी बहुत सही नहीं है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर प्राइसेस की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, तो कैसे देखेंगे आप क्रूड? डेफिनेटली कच्चे तेल में डेट वाज ए टोटली सरप्राइज, नो डाउट। जिस ढंग से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हम यूएस, चाइना यहाँ सब से देख रहे थे, एक पेसिमिज्म जरूर बना हुआ था। इसी को देखते हुए ओपेक प्लस ने डिसीजन भी लिया था कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, तो एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। बट जिस ढंग से प्राइसेस ने गिरावट दिया, और एक लग रहा है कि मार्च में जो हमने 70 के आसपास का एक बेस बनते हुए देखा था प्राइजेस, ब्रेंट खास करके, उसको होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। और टेक्निकली भी जो अभी बड़ी गिरावट हमने 11-12% की देखी, तो यहाँ से मुझे तो लग रहा है कि एक बार बेस क्रिएट करके बाउंस आना चाहिए। डेट कुड बी अराउंड $76-77 फॉर ब्रेंट, एंड डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कच्चे तेल को थोड़ा एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो ऊपर में वापस लेट्स से 5900 से 6000 के बीच में एक पुल बैक पॉसिबल है। तो करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, बाउंस है, टेम्पररी है, जो मिल सकता है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी है, और एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फिलहाल क्रूड ऑयल प्राइसेस में आती हुई। लेकिन इसी के साथ शो में इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पे डालेंगे।